आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 23 और आज तारीख है 18 दिसंबर। हम बात कर रहे थे व्हेन पीपल रिबेल, जब लोग विद्रोह करते हैं, और 1857 और उसके बाद के बारे में अब हम जानेंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि किस तरह से धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी मर्चेंट से बन जाती है यहाँ की रूलर, और रूलर बनने के बाद उसके रूल करने के जो नियम हैं, पॉलिसीज हैं, वो इतनी हार्ड हैं कि एट द एंड रिवोल्ट हो जाता है। और इस रिवोल्ट के बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमने देखा कि रिवोल्ट शुरू हो गया था, लास्ट वर्कशीट में हमने ये बात कर ली थी, और रिवोल्ट के शुरू होने के बाद हमने देखा कि किस तरह से मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। कुछ दूसरी जगह पर विद्रोह की वजह से सैनिकों को जेल में डाल दिया जाता है, अन्य सैनिक आकर उन्हें छुड़ा लेते हैं, फिर दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर देते हैं। बहादुर शाह चिट्ठी लिखते हैं बाकी सभी लोगों को, राजाओं को, कि एकजुट होकर वो अंग्रेजों का सामना करें। और इसके बाद हम देखते हैं शुरुआत में हर जगह पर भारतीय विद्रोहियों को सफलता मिलती है, या ये कहें कि भारतीय क्रांतिकारियों को सफलता मिलती है। वो हर जगह पर जीत रहे थे और अंग्रेज हार रहे थे। लेकिन अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट। कंपनी ने ये तय किया कि हम इस रिवोल्ट को हर सूरत में दबा देंगे, खत्म कर देंगे, इसका सामना करेंगे। और उन्होंने इंग्लैंड से फोर्स मंगाई, क्योंकि उनकी यहाँ की फोर्स में ज्यादातर सिपाही भारतीय थे, इंडियन थे। तो जो इंडियन थे उनमें से ज्यादातर रिवोल्ट कर रहे थे, कुछ ही थे जो साथ दे रहे थे। अब क्योंकि वो रिवोल्ट कर रहे थे, इसलिए उन्हें और सिपाही चाहिए थे, सिपाही चाहिए। तो उन्होंने उनको कहाँ से मंगाया? इंग्लैंड से मंगाया। उन्होंने आर्टिलरी मंगाई, साथ में आर्म फोर्स भी मंगाई। और उसके बाद शुरू होती है आगे की कहानी। साथ में उन्होंने नए नए लॉ बना लिए कि जो भी रिबेलियंस उनके पकड़ में आते हैं उनको हार्ड से हार्ड वो पनिशमेंट दे सकें, स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। और उसके बाद उन्होंने मूव किया उन जगहों पर जहां पर रिवोल्ट सबसे ज्यादा हो रहा था। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मेन सेंटर कौन कौन से थे रिवोल्ट के, और उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि वहां के लीडर कौन थे। तो उन जगहों पर इन्होंने मूव किया और उनको दोबारा से कैप्चर करना शुरू कर दिया। सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली को कंट्रोल कर लिया, पूरे तरीके से दिल्ली उनके कब्जे में आ गया। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो दिल्ली जैसे ही उनके कब्जे में दिल्ली के कब्जे में आते ही उन्होंने बहादुर शाह जफर को जेल की सजा दी कि पूरी जिंदगी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और उनको और उनकी पत्नी जीनत महल को उन्होंने रंगून भेज दिया। ये रंगून शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन इस रंगून का मतलब है क्या? दरअसल आज बर्मा की सरहदों में, यानी बर्मा देश के अंदर पड़ती है ये जेल, यानी कि जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो इन्हें भारत की सीमाओं से, या ये कहें दिल्ली से कितनी दूर भेज दिया गया, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। इसके साथ ही इन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटों को भी उनकी ही आंखों के सामने मार दिया था, जिसका जिक्र यहाँ वर्कशीट में नहीं किया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1857 में दिल्ली गया, वहीं पे लखनऊ पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया 58 में, अक्टूबर 58 में। और मार्च 58 में झांसी भी गई इनके कंट्रोल में। लक्ष्मीबाई डिफीट हो जाती हैं, हार जाती हैं, और उनको किल कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। और इसी तरह से यही कंडीशन अवंतीबाई के साथ भी होती है। हमने पढ़ा था ना, एमपी में, मध्य भारत में अवंतीबाई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करती हैं। अवंतीबाई की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी हार का सामना करती हैं। बच जाते हैं केवल तात्या टोपे। तात्या टोपे टिल एंड इनका सामना करते हैं आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, उन सभी आदिवासियों के साथ मिलकर, और जो
किसान थे गांव के, उनके साथ मिलकर वो गुरिल्ला वॉर करते हैं। गुरिल्ला वॉर में क्या होता है, छुपकर वार करना, और इसे छापा मार पद्धति भी बोलते हैं, गुरिल्ला वॉर को ही, जो और इस पद्धति को मराठा शिवाजी ने चलाया था। उनकी मदद से वो इस विद्रोह को, इस लड़ाई को बहुत टाइम तक चलाते हैं। एट द एंड 59 अप्रैल 59 में तात्या टोपे भी पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन पर केस चलाया जाता है और उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। तो कुल मिलाकर अब तक हम देखते हैं कि वापसी हो जाती है ब्रिटिशियर्स की। ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर इट। दोबारा से पूरा कंट्रोल बनाने के लिए ब्रिटिशियर्स ने अनाउंस किया कि जो भी जमींदार उनके वफादार बने रहेंगे, उनके प्रति वफादारी निभाएंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी वजह थी कि भारतीय एक नहीं हो सके, भारतीयों में एकता नहीं स्थापित हुई, और उसी एकता के अभाव में, यूनिटी के अभाव में अंग्रेजों ने दोबारा से कब्जा कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। रिबेल के बाद क्या हुआ? रिबेल के बाद अब तक अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अगर हमें कंट्रोल करना है इस कंट्री को, तो हम अब पहले के हिसाब से तो नहीं चल पाएंगे। उन्होंने 59 तक, एंड ऑफ हाफ 59 तक कंट्रोल कर लिया था। 57, 58, 59 रिवॉल्ट चलता है और एट एंड ऑफ 1859 वो पूरा कंट्रोल दोबारा से कर लेते हैं। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसी। उनको ये समझ में आ गया था कि हम पुरानी वाली पॉलिसी के साथ इस लैंड को रूल नहीं कर सकते और अब हमें अपने रूल में चेंज करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, खबर उनके पास भी पूरी थी कि क्या चल रहा है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी उनको पावर दी हुई थी वो वापस ले ली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले पावर थी यहाँ पे रूल करने की, सब सिर्फ अकेले यहाँ पे व्यापार करने की, वो वापस ले लिया गया। और रूल अब किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटेन का राजा रानी है उनके हाथ में। और ब्रिटेन की तरफ से जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वहां से जो उनका जो एक सेक्रेटरी जो उनके पास उनके संसद में था, पार्लियामेंट में था, उनमें से एक लीडर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अब भारत के सारे कामकाजों में देखरेख करेगा और उसको ब्रिटेन के अकॉर्डिंग चलाएगा। वो गवर्नेंस, जो भारत की गवर्नेंस होगी, वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राउन चलेगी इस सेक्रेटरी की बिहाफ पे। ये सेक्रेटरी क्राउन के बिहाफ पे यहाँ पे रूल करने में हेल्प करेगा, एडवाइस करेगा। और एक काउंसिल भी बना दी गई, जिस काउंसिल को इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया। आपको याद रखना है इंडिया काउंसिल के नाम अक्सर क्लास, आज आपकी बढ़ती हुई क्लासों के साथ साथ आपको ये बार बार सुनने को मिलेगा कि इंडिया काउंसिल ब्रिटेन की पार्लियामेंट के थ्रू बनकर भारत तक आई, जो ब्रिटिश क्राउन के तौर पर यहाँ पर रूल कर रही थी या सलाह देती थी रूल करने में। साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन, जो यहाँ का गवर्नर जनरल था, जिसका बार बार हम पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल, उसका नाम बदल के वाइस रॉय कर दिया गया। वाइस रॉय, वाइस मतलब उप, रॉय राजा से रॉय बना दिया गया। अब वो राजा नहीं रहे, नवाब थे, राय थे, नवाब राय होते थे यहाँ पे, नवाब राय, वो राय का रॉय कर दिया गया। तो वाइस रॉय मतलब राजा जो है उसके साथ में ये उपराजा हो गए, एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल सही होगा। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और ये एक तरीके से भारत के उपराजा हो गए। और भारत की रानी कौन? भारत का राजा कौन? असली राजा रानी हो गए ब्रिटेन के जो राजा रानी थे वो, और उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति भारत में उपराजा हो गया, वाइस रॉय हो गया। इस तरीके से कुल मिलाकर ये कह दिया गया कि यहाँ पर जो भी लोग शासन अब तक कर रहे थे भारत में, जो भी जमींदार थे, राजा थे, रॉय थे, जो कुछ भी थे यहाँ पर, उनका जो टेरिटरी बार बार छीन ली जाती थी अब वो छीनी नहीं जाएगी। साथ में वो अपने गोद लिए हुए बच्चों को भी, अडॉप्टेड सन को भी अपना राजा बना सकते हैं अपनी जगह पर अपने बाद।
लेकिन इसके बदले में उन्हें ब्रिटेन की रानी को अपनी रानी मानना होगा और वो ब्रिटेन को अपना राजा मान के, ब्रिटेन के राजा को अपना राजा मान के, उन्हें अपना रूलर मान के यहाँ पर भारत में रूल करें। मतलब भारत के राजा, भारत के नवाब, भारत के रोए, जो भी यहाँ के छोटे छोटे शासक थे, रियासतें थी, वो रूल तो भारत में करेंगी, लेकिन भारत का राजा कौन माना जाएगा, रानी कौन मानी जाएगी, जो ब्रिटेन के राजा रानी है। और उनका प्रतिनिधि कौन है भारत में, उनका प्रतिनिधि है भारत में वाइस रॉय। ये है वाइस राजा, उपराजा। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा क्योंकि वाइसराय शब्द आपको तमाम समय जब तक आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ये बार बार आपके सामने आएगा। और वाइसराय की आपको अलग अलग परिभाषाएं यहाँ पर दी जाएंगी आपको। ये मैंने आपको सबसे आसान तरीके से बताया है, आप इसे याद रखिएगा। आपको हमेशा याद रहेगा वाइसराय का क्या मतलब होता है। वाइसराय का मतलब, बड़े सारे मतलब आपको मिलेंगे, बड़ी सारी पावर मिलेगी, लेकिन एक तरीके से ये आसान शब्दों में याद रखने का तरीका है कि दरअसल वाइसराय की पावर क्या थी और उसका ओहदा क्या था। ब्रिटेन के राजा रानी के बाद उसी का ओहदा था भारत में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये तय किया गया कि जो भी रिवोल्ट हुआ था उसमें सोल्जर्स ने सबसे ज्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल दिखाया, और उसी इम्पोर्टेंट रोल की वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि सोल्जर्स में, आर्मी में कुछ चेंज करने चाहिए। तो क्या क्या चेंज हुए? सबसे पहले इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस किया और उसमें जो यूरोपियन सोल्जर थे उनको इंक्रीज किया, क्योंकि यूरोपियन सोल्जर यहाँ पे बहुत कम थे। तभी एट द मोमेंट इन्हें इंग्लैंड से आर्म फोर्स मंगानी पड़ी थी। और जो भी अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, जहां जहां पर रिवोल्ट हुए थे, वहां वहां से सोल्जर्स को कम कर दिया गया। और आर्मी में कौन से सोल्जर ज्यादा रखे गए? जो गोरखा थे, सिख थे, पठान थे, उनके नंबर्स को बढ़ा दिया गया। इसके साथ में इन्होंने मुस्लिम्स की जमीनों को, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनको बहुत बड़े स्केल पर छीन लिया, क्योंकि इनको ये लगता था कि जो भी कुछ हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये मुस्लिम है। इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनकी लैंड और प्रॉपर्टी छीन ली गई बहुत बड़े स्तर पर। यहाँ तक कि आज हम जब दिल्ली की बात करते हैं, जिस लाल किले की बात करते हैं, जिस चांदनी चौक की बात करते हैं, आप अपनी किताब को उठाकर जरूर देखिएगा, उसमें पूरी पिक्चर दिखाई गई है कि पहले का एरिया कैसा था। पूरी पुरानी दिल्ली, जो पूरा लाल किले के और जामा मस्जिद के आसपास का बसा हुआ एरिया था, किस तरह से 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय किया, पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया गया। जो चौड़ी चौड़ी गलियां थी, जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी मस्जिदें, पूरी चांदनी चौक का जो पूरा पुरानी दिल्ली का एरिया है, छोटी थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो छोटी छोटी मस्जिदें हुआ करती थी, सब खत्म कर दी गई थी, केवल मंदिर छोड़े गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सारा का सारा किया धरा ये मुस्लिम्स का है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप अपनी किताब उठाकर जरूर वो पिक्चर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि हम भारतीयों के रिलीजन और कस्टम्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लोग अपनी सोशल प्रैक्टिसेस, यानी जो भी रीति रिवाज है, उनको जैसे मनाते हैं वैसे मनाते रहें, क्योंकि लोगों को अंदर ये भय भर गया था कि अंग्रेज उनके धर्म को खत्म करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने साफ बोल दिया कि हम तुम्हारे किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करते रहें। और इसके साथ में उन्होंने उन रूल्स को भी चेंज किया जो लैंड लॉर्ड्स पर और जमींदार पर लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनकी जमीनें बराबर छिनती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं छीनी तो उसके बाद भी, लेकिन जो पुराने नियम थे उनमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। और इस तरीके से 1857 के बाद जो इंडिया में ब्रिटेन की तरफ से रूल हो रहा था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब तक कंपनी भारत को रूल कर रही थी और अब रूल करने के लिए सीधा ब्रिटेन सामने आ गया। ब्रिटेन की रानी, राजा और उनका द्वारा भेजा गया यहाँ पे वाइसरॉय। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमने क्या सीखा, हमें क्या क्या याद है। बहुत सारी बातें आज की वर्कशीट में हमें पता चली हैं। अब देखना ये हमें याद क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू रिप्रेस, मतलब उन्होंने अंग्रेजों ने 1857 के रिवॉल्ट को रिप्रेस, खत्म करने के लिए, दबाने के लिए क्या क्या किया। तो इसका उत्तर है ये, नए लॉ बनाए गए और नए लॉ में बनाया गया, क्या बनाया गया,
ये तय किया गया नए लॉ में कि किस तरह से रिबेलियंस को पनिश किया जा सके तेजी से तेजी। तो नया लॉ बनाया गया रिबेलियंस को अटैक करने के लिए, और जो भी सेंटर एरिया थे 1857 के रिबेल के, उनको अटैक किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1857 के शुरुआत में हर जगह जो भारतीय थे वो जीत रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो हारने लगे और हर जगह पे अंग्रेज जीतने लगे और अंग्रेजों ने एट द एंड कंट्रोल कर लिया था। तो ये हमें सोच के बताना है, थिंक एंड राइट। तो इसका आंसर है, क्योंकि हमें सोच के बताना है तो हम हमारे हिसाब से इसका उत्तर बताएंगे। हमारे हिसाब से इसका उत्तर ये है कि पहला तो भारतीयों के पास मॉडर्न वेपनरी नहीं थी। जिस तरीके के आधुनिक गोले, बंदूकें, तोप अंग्रेजों के पास थी, वो भारतीयों के पास नहीं थी। एक तो बड़ी वजह ये थी, और दूसरी बड़ी वजह थी लैक ऑफ यूनिटी। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना यूनिटी के बाद। लैक ऑफ यूनिटी नहीं थी। अगर यूनिटी होती तो सब लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करते, तो वो इतने सारे फोर्स जो उन्होंने वहां से 6 महीने के बाद मंगाई, और 6 महीने के बाद उन्होंने भारत पर विजय हासिल करने की कोशिश की। तो सोचिए 6 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं किसी जगह से सेना मंगाने के लिए। इतने में तो यहाँ से सारे पूरे भारत से अंग्रेजों को वापसी भेजा जा सकता था। क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि सभी भारतीय अंग्रेजों के साथ नहीं छोड़ा सभी भारतीयों ने। यहाँ तक कि सेना में भी कुछ अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे भारतीय सिपाही, और तो कुछ भारतीय सिपाही भारत की तरफ से लड़ रहे थे। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा ही था कि कैसे एक सूबेदार के सामने, एक सिपाही के सामने उसके बेटे को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा क्रांतिकारियों के साथ था, और उसके बाद भी उसने अपनी सेना की नौकरी, अपने मालिकों के प्रति वफादारी नहीं छोड़ी। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। What happened with the freedom fighters of 1857? 1857 के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ क्या हुआ? तो हुआ उनके साथ ये कि उनमें से कुछ को आजीवन जेल की सजा दे दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, और जबकि बाकी सबको मार दिया गया, और तात्या टोपे जैसे लोग जो हाथ आए उनको फांसी पर लटका दिया गया, ज्यादातर को मार दिया गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि ब्रिटिश which changes were brought by British in their rule after the revolt of 1857? 1857 के बाद क्या क्या चेंजेस किए गए थे रूल में? तो इसका आंसर अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा नहीं है, और वो मैं आपको यहाँ पर एक बार शो कर देती हूँ। आंसर नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा है। ये सारे पॉइंट जो हैं वो इसके आंसर हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देन नंबर 4, 5, 6, 7 पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये आंसर अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आप हो सके तो तसल्ली से बैठ के सारे आंसर, पूरा आंसर लिखिए 7 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो कम से कम इसमें से छोटे छोटे 5 पॉइंट तो जरूर लिख लीजिए। और वो इसलिए लिख लीजिए क्योंकि अगर 5 नंबर का आंसर आ जाता है तो आपको 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दीज चेंजेस इन दी ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल में जो चेंज किए गए उसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। उन्होंने जो भी कुछ बदलाव किए वो क्यों किए? व्हाट वर द कॉजेज, मतलब जो भी बदलाव किए इनकी क्या वजह थी कि उन्होंने ये सोचा कि ठीक है बदलाव करते हैं। तो बदलाव करने के बारे में उन्होंने सोचा इसलिए क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हमने जो भी कुछ अब तक यहाँ पर किया, जिस तरीके से यहाँ पर रूल किया, अब उस तरीके से ज्यादा समय तक रूल नहीं किया जा सकता, इसलिए अब चेंज करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से वीडियो के रूप में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिली होगी, साथ में होमवर्क करने में भी हेल्प होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे तो जरूरी ये है कि महाअध्ययन को लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें, और उसके लिए आपका लाइक तो बनता ही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब,
क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते उसका रंग बदल जाएगा और वहां पर लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।